मैं एडवोकेट दीपशिका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर की। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये एफआईआर होती क्या है। पहले तो एफआईआर जैसे कि कोई अपराध होता है और उसकी हम सबसे प्रथम जो रिपोर्ट कराते हैं, जो भी हम उस अपराध की सूचना देते हैं, उसी को हम प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। अब ये जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो आपकी कहाँ पे दर्ज कराई जाती है? वो आपके पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है। और साथ ही हम जानेंगे कि एफआईआर के कितने प्रकार होते हैं और एफआईआर से जुड़े जो भी नए कानून में बदलाव हुआ है वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब एफआईआर की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है अपराध की सूचना। तो अपराध की सूचना मतलब कि अपराध। अब हम अपराध की जब बात करते हैं तो अपराध हमारे दो तरह के अपराध होते हैं। एक होता है कि आपकी संज्ञेय अपराध, जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोलते हैं, और एक होता है असंज्ञेय अपराध, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, ये इनमें फ़र्क क्यों है? अब जो भी अपराध आपके जो हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, तो जो इस तरह के अपराध आते हैं वो होते हैं आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो अपराध जैसे कि आपका मोबाइल गुम हो गया हो, लैपटॉप गुम हो गया हो, या आपका छोटी मोटी चोरी, छीना झपटी, इस तरह के जो अपराध आते हैं वो असंज्ञेय अपराध में आते हैं, जिसे कि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोलते हैं। तो जब आप कभी भी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ आपसे सबसे पहले जो अपराध की जब सूची ली जाती है तो उसमें आप अपराध को बताते हो कि इस तरह ये अपराध हुए हैं, और उसी के आधार पे जो पुलिस होती है वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करती है। तो जब रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है तो उसको हम एफआईआर बोलते हैं, और जब रिपोर्ट आपकी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होती है उसे हम एनसीआर बोलते हैं। तो दोनों में फ़र्क यही होता है कि जब अपराध ज़्यादा संगीन नहीं होते हैं तब हमें एनसीआर काट के दे दी जाती है, और जब अपराध आपके हीनियस होते हैं या बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं तो उनमें आपको एफआईआर दर्ज कराई जाती है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब भी हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो थाने में हमारी एफआईआर लिखी ही नहीं जाती। अब उस सिचुएशन में जब अपराध हुआ, हमने अपराध की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी दे दी, लेकिन फिर भी हमारी एफआईआर लिखी नहीं जा रही, तो हम क्या कर सकते हैं? आज के समय में अगर आपको एफआईआर दर्ज करनी है तो उसके लिए आप ई ऑनलाइन एफआईआर भी करा सकते हैं। हर स्टेट की अलग अलग जो एफआईआर ऑनलाइन पोर्टल दिए गए हैं उस पर जाकर के आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पर जो ऑनलाइन एफआईआर आप कराते हो वो आपके छोटे अपराध जैसे जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उनके लिए ही कराई जा सकती है। पर मान लीजिए कि अगर अपराध संज्ञेय हो तो फिर आप क्या करेंगे? थाने गए पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले ने, अब इतनी जल्दी आप भी जानते हो कि आप थाने में गए और बोला कि ऐसा अपराध हुआ है, तो पुलिस वाले इतनी जल्दी तो एफआईआर दर्ज करते नहीं हैं। तो उस टाइम वो कोई भी बहाना लगाते हैं, इधर उधर आपको भगाएंगे, कहेंगे ये ऑफिसर है नहीं। तो उस समय आप भी सोचते हो कि यार पुलिस थाने में तो एफआईआर दर्ज होती नहीं है। क्या आपको पता है जब आप थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हो तो पुलिस थाने में जो पुलिस वाले होते हैं वो एफआईआर इतनी जल्दी क्यों नहीं करते हैं? क्यों कहते हैं कि ठीक है कंप्लेन लिख दो, हम देख लेंगे। आप जब भी एफआईआर दर्ज कराने जाते हो या बोला जाता है कि अच्छा ठीक है कंप्लेन हमने ले लिया, जाओ फोटो खींचो और चले जाओ, जबकि आपको पूरा पूरा राइट है, अगर आप कोई कंप्लेन कराते हो या एफआईआर कराते हो, दोनों की ही रिसीविंग आपको पुलिस स्टेशन से उपलब्ध कराई जाती है। ये आपका अधिकार है उसे लेने का। तो ठीक है, एफआईआर दर्ज नहीं करना, वो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके ना करने के पीछे भी कोई कारण होता है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, कोई भी अपराध हुआ होता है, तो उसके लिए पुलिस को करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी तो काम तो बहुत सारा बढ़ गया। अब काम इतना बढ़ गया तो पुलिस वाले कहेंगे कि यार हम क्यों करें इतना काम, तो इसलिए वो आपको इधर उधर के बहाने लगा करके वो एफआईआर दर्ज नहीं करने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराओ और जाओ।
पर अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है तो वो दर्ज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जल्द से जल्द उस अपराध पे कार्रवाई ही हो और जो भी अपराधी है उस पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज के जो बदलाव, नए कानून के जो बदलाव हुए हैं उसमें 175(3) में होती है, तो आप उसमें एक कंप्लेन करके मजिस्ट्रेट के सामने जा कर के भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। तो अब ये तो हो गया मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने का। अब अगला तरीका क्या होता है? अगला तरीका होता है कि मान लीजिए कि जो अपराध है वो जिस भी क्षेत्र अधिकार में घटा होता है, एफआईआर तो दर्ज वहीं पे होनी चाहिए। पर अगर कोई पुलिस थाना या पुलिस वाला अगर आपकी एफआईआर दर्ज उस थाने में नहीं लिखता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप किसी दूसरे क्षेत्र अधिकार में जाके वहाँ पर जाकर के एक ज़ीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हो। अब आप कहेंगे मुझसे कि एफआईआर दर्ज कराना, ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराने का मतलब हमें समझाने में, दोनों में आपको फ़र्क बताऊंगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। ज़ीरो एफआईआर मतलब कि किसी दूसरे क्षेत्र अधिकार में जाकर के अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको हम ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं। और इसमें कोई भी जो आपका एफआईआर में हम जैसे देखते हैं कि एक नंबर होता है, नंबर लिखा जाता है, वो नंबर उसमें नहीं होता है, उसे हम ज़ीरो एफआईआर इसी वजह से बोलते हैं। अब उसमें उस एफआईआर का मीनिंग क्या होता है? उस एफआईआर का यही मतलब होता है कि जो एफआईआर, जब आप ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराते हो तो उस एफआईआर को उस दूसरे क्षेत्र अधिकार में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब दोनों ही कंडीशन में अगर किसी दूसरे क्षेत्र अधिकार में आप ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराते हो तो वहाँ की जो पुलिस होती है उसको ये अधिकार होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है या जो भी आपने उसमें एफआईआर में लिखवाया है, और जो भी अपराधी है उससे पूछताछ कर सकती है। पर कोई भी कोई भी वारंट जो है वो इशू नहीं कर सकती है। ये अधिकार ज़ीरो एफआईआर में नहीं होता है। वहीं बात करते हैं हम कि जो हमारी एफआईआर होती है, मान लीजिए कि अगर जिस क्षेत्र अधिकार का वो अपराध था उसी में एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वहाँ पे जो पुलिस का काम होता है उस एफआईआर को, जो भी आपने कंप्लेन करी है जिस भी अपराध के रिगार्डिंग और जिस भी अपराधी के लिए, तो वो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करती है और ये देखती है कि वाकई में ऐसा अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। और अपराध हुआ है तो उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है या पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है उसको वो तैयार करनी होती है। तो जैसे ही आपको इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी 60 डेज़ के अंदर, 60 दिन के अंदर पुलिस को एक चार्जशीट तैयार करनी होती है, जो पुलिस उस अपराध के या जो भी अपराध घटा है उसके हिसाब से देख के दर्ज करती है। अब चलिए, चार्जशीट तैयार हो गई, अब पुलिस क्या करेगी? चार्जशीट तैयार हो गई, चार्जशीट तैयार होने के बाद वो जो चार्जशीट करने के बाद जो उसकी केस डायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होती है, जो भी उस अपराध या उस एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑथराइज्ड हुआ है कि आप इस केस की या इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो वो जाकर के उस पूरी रिपोर्ट को, चार्जशीट को कोर्ट में जाकर के, जो आपका 90 दिन का टाइम होता है, वहाँ पे जाकर के सबमिट कराता है। तो सबमिट कराने के बाद फिर आगे जब ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, उसके बाद जो काम होता है वो कोर्ट में होता है और फिर आपका जो भी उस एफआईआर का ट्रायल शुरू हो जाता है उस कोर्ट में। तो ये तो हो गया आपका कि एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का क्या काम होता है और पुलिस कैसे काम करती है। वहीं ज़ीरो एफआईआर का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो आप दूसरे क्षेत्र अधिकार में जा कर के भी ज़ीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हो। ये एक तरीका होता है अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। दूसरा तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप 175(3) की एप्लीकेशन लगा करके, कंप्लेन लिख करके आप मजिस्ट्रेट के सामने भी वहाँ पे जा कर के भी आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। ऑनलाइन माध्यम में भी आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हो, जिसमें आपके असंज्ञेय अपराध आ जाते हैं। अब इसके बाद मैंने बोला कि हम बात करेंगे कि क्या ऐसे बदलाव हुए हैं एफआईआर में, जो आज के नए कानून हमारा आज का जुड़ा है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। पहले होता था CRPC। मान लीजिए कि कोई भी एफआईआर हमारी दर्ज होती थी, वो जैसे 154 CRPC के तहत एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन वो बदल कर आपकी 173 BNSS में हो गई है, जो कि आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। अब वहीं जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात आती है
तो पहले सीआरपीसी की धारा 155 में रजिस्टर्ड होती थी, और अब जो बीएनएसएस है उसके कानून में 174 में होती है। और बाकी 156(3) तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सीआरपीसी की धारा जिसमें आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हो, वही अब आपकी बदल के हो गई है 175(3). तो ये सारी चीज़ें थी जो एफआईआर से जुड़ी हुई थी। और अगर आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये जो माध्यम मैंने बताए हैं, इन माध्यम के तहत भी आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हो, और जो भी अपराधी है या अपराध हुआ है उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। जय हिंद, जय भारत।